हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर सेकंड गाउस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन कंटिन्यू चल रहा है। इससे पहले इसके 7 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। लास्ट लेक्चर में हमने गाउस लॉज की जो एप्लीकेशन थी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के लिए कैलकुलेशन की थी। तीनों पॉइंट्स के लिए उसका ग्राफ बनाया था। उससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की बात की थी हमने। अब हमारे पास इसमें नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लाइन चार्ज by Gauss law. That is next application of Gauss law, electric field intensity due to line charge. Suppose there is a line charge of infinite length. Charge is uniformly distributed on its length or along its length. The linear charge density of charge on the wire is lambda, and that is lambda is equal to charge upon length, so we can say Q upon L. If total charge is Q and length of wire is L, then linear charge density lambda will be Q upon L. Already we have discussed. We want to calculate electric field intensity at point P due to this wire. We draw a perpendicular PO on the wire, that is suppose distance R. PO equal to R, a perpendicular draw from point P to wire, and we imagine two line elements of length dl, two line elements of length dl in symmetric of O. O की सिमेट्रिसिटी में हमने दो लाइन एलिमेंट dl की इमेजिन की। अब ये जो लाइन एलिमेंट dl होंगे इन पर चार्ज प्रेजेंट होगा, और वो चार्ज प्रेजेंट जो होगा लाइन एलिमेंट dl पर वो क्या हो जाएगा, dq इज इक्वल टू लैम्डा dl अकॉर्डिंग टू दिस। तो ड्यू टू दिस चार्ज ऑन बोथ चार्ज इज लैम्डा dl, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at point P will be vector dE, that is vector dE. Both electric field intensity are of same magnitude but different direction. ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी दोनों एलिमेंट्स के कारण, वो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, बट डायरेक्शन इनकी डिफरेंट होगी, बिकॉज वी नो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ चार्ज इज इन द डायरेक्शन अलोंग टू द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द पॉइंट फ्रॉम चार्ज। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होती है चार्ज के कारण, वो चार्ज को पॉइंट से मीट करने वाली लाइन के अलोंग होती है। तो ये चार्ज यहाँ प्रेजेंट है, ये लाइन, ये पॉइंट, ये लाइन क्या को अलोंग होगी, ये इसके अलोंग होगी। देयर विल बी टू कंपोनेंट्स ऑफ ईच, देयर विल बी टू कंपोनेंट्स ऑफ ईच इफ वी कैन डिवाइड और डिस्ट्रीब्यूट resolution of components. Suppose that is alpha, then that is also alpha because all distances are same. Then
that is also alpha and that is also alpha. These are opposite angle to each other. So there will be, this component will be dE sin alpha and this component will be dE cos alpha. Similarly, there is dE cos alpha and there dE sin alpha. These dE sin alpha are cancel out to each other because these are opposite in direction and these are equal in magnitude. So these are cancel out to each other and both dE cos alpha are in same direction. So these are add with each other and the resultant of these will be along to the direction of OP and OP is the perpendicular to the wire. So we can say there the electric field intensity due to a line charge is always perpendicular to the direction of to the length of line charge. यानी आप ये कह सकते हैं कि लाइन चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी किसी भी पॉइंट पर वो लाइन चार्ज के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी। इस थ्योरी से या इस डायग्राम से, इस कैलकुलेशन से हमने केवल अभी ये सोल्व किया है कि विच इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज। तो दैट इज वन वर्ड आंसर, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज इज परपेंडिकुलर टू द लाइन चार्ज और इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। ओके, तो ये आपके पास केवल डायरेक्शन की बात आई थी। नाउ वी टेकिंग कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम यहाँ पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करने के लिए हम गाउस लॉ का जब यूज कर रहे हैं तो गाउस लॉ के अकॉर्डिंग हमें एक गाउसियन सरफेस इमेजिन करनी पड़ती है। तो कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले हमने केवल डायरेक्शन के बारे में बात किया था, अब हम कैलकुलेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो जस्ट मैंने अभी आपको कहा कि हम गाउस लॉ का जब यूज कर रहे हैं तो गाउस लॉ के यूज के लिए हमें एक गाउसियन सरफेस, सिमेट्रिक गाउसियन सरफेस नेसेसरी होती है। तो हमने यहाँ पर इस लॉन्ग वायर के अराउंड, ये एक लॉन्ग वायर हमारे पास जो है, इस लॉन्ग वायर, ये पॉजिटिव चार्ज ऑन दिस वायर और इस लॉन्ग वायर के अराउंड हमने एक आर रेडियस और एल लेंथ के एक सिलिंड्रिकल सरफेस की इमेजिंग की, सिलिंड्रिकल गाउसियन सरफेस अराउंड द लॉन्ग वायर, जिसकी इमेजिन हम हमारे पेन से कर सकते हैं। पेन की जो रिफिलर वो वायर का काम कर रही है और पेन का जो सराउंडिंग्स है वो सिलेंडर का काम कर रहा है, गाउसियन सरफेस का। अगर आप अपने पेन को अगर ओपन करें, जो दोनों तरफ से ओपन हो जाता है, जैसे इसको ओपन करें तो ये अपवर्ड जा रहा है, यानी इसका एरिया वेक्टर अपवर्ड होगा। इसको ओपन करें, ये पार्ट अगर ओपन किया जाए तो वो नीचे जाएगा डाउनवर्ड, इसका एरिया वेक्टर डाउनवर्ड होगा। और कहीं भी यहाँ लो, चाहे यहाँ लो, चाहे यहाँ, अगर यहाँ पर एरिया वेक्टर ले रहे हो तो परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर इन दिस डायरेक्शन, दिस इज इन दिस डायरेक्शन। तो यहाँ देयर आर थ्री पार्ट्स ऑफ दिस सिलिंड्रिकल गाउसियन सरफेस। वन सर्कुलर पार्ट in downward direction, second circular part in upward direction, third is curved part. So there is S1, the direction of area vector is this vector ds,
their S2 direction of area vector is this, and their S3 direction is this. Okay, direction of electric field is perpendicular to the wire, so there will be vector E in this direction, there is also vector E in this direction, there is vector E in this direction, their angle is 90 degree, there also 90 degree, and there will be 0 degree. So these are three surfaces in a cylindrical Gaussian surface. One is circular, where vector E and vector ds are perpendicular to each other. Second is circular, where also vector E and vector ds are perpendicular to each other. And third is curved surface or cylindrical surface, where vector E and vector ds are along to the each other, or we can say in same direction. So now from Gauss law, that will be from Gauss law, closed integration vector E dot vector ds equal to summation q upon epsilon naught. Here this cylindrical part is divided into three parts. So we can write there, first is S1 vector E dot vector ds plus S2 integration S2 vector E dot vector ds plus integration S3 vector E dot vector ds equal to summation q upon epsilon naught. Okay, now you know at S1 E and ds are perpendicular to each other, so angle between them will be 90 degree. There also angle between E and ds is 90 degree, and there 0 degree. So we can say there integration S1 E ds cos 90 plus S2 E ds cos 90 plus S3 E ds cos 0 equal to summation q upon epsilon naught. That is 0, that is also 0, and there will be only E ds. तो ये यहाँ पर आपके पास होगा 0 प्लस 0 प्लस S3 E ds is equal to summation q upon epsilon naught, implies that E S3 ds is equal to summation q upon epsilon naught. E आउट ले लिया मैंने, एक तरीके से कांस्टेंट है, बिकॉज कि जो एक तरीके से मैंने पेन की आपको एक इमेजिंग की थी, तो पेन की रिफिल को वायर माना था और पेन के जो सराउंडिंग थे उसको मैंने सिलेंड्रिकल सरफेस माना था. तो आप देख लीजिए उस सिलेंड्रिकल सरफेस के ईच पॉइंट की रिफिल से डिस्टेंस इक्वल है, तो इसका मतलब वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल होगी. इसलिए मैंने ई को कांस्टेंट लेकर और ये बाहर निकाल दिया और ये आपके पास आया. अब यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ ds ऑन S3. S3 क्या है हमारे पास? S3 है सिलिंड्रिकल सरफेस, और सिलिंड्रिकल सरफेस का जो एरिया होता है वो होता है 2 पाई आर एच और 2 पाई आर एल. एल इज द लेंथ ऑफ दिस
cylindrical surface, that is L, and R is the radius of it, that is R. So here that will be E into 2 pi RL equal to summation Q. Summation Q is the charge enclosed by this cylindrical surface. There we use wire of length L. यहाँ पर हमारे पास जो इस सिलिंड्रिकल सरफेस के अंदर जो वायर यूज आ रहा है वो कितनी लेंथ का आ रहा है, एल लेंथ का। और हमने पहले कह दिया कि इसकी यूनिट लेंथ पर चार्ज कितना है, लैम्डा, मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी इज लैम्डा। तो इफ एट यूनिट लेंथ चार्ज इज लैम्डा, देन एट एल लेंथ दैट इज लैम्डा एल. So we can say there E into 2 pi RL equal to lambda L upon epsilon naught. L cancel by L, then E is equal to 1 upon 2 pi epsilon naught lambda upon R. Or if you multiply by 2 on numerator and denominator, then E equal to 1 upon 4 pi epsilon naught 2 lambda upon R, and easily we can say 2k lambda upon R. That is electric field intensity at a perpendicular distance R due to a line charge or infinite long wire, where lambda is the linear charge density on the wire. That calculation is total for it. Before it we have discussed about the direction of electric field due to wire. आपको मैंने बताया था जैसे ये वायर है, इस वायर से इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, ये परपेंडिकुलर, जैसे ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया और इसकी सिमेट्रिसिटी में एक लेंथ यहाँ ली थी, एक लेंथ यहाँ ली थी, तो इस लेंथ के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और इस लेंथ के कारण इधर, और इन दोनों के दो कंपोनेंट हो गए थे, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। इसी तरह इसका भी एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। ये दोनों वर्टिकल कंपोनेंट इक्वल एंड अपोजिट होने के कारण कैंसिल आउट हो गए थे, और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में होने के कारण ऐड हो गए थे जो इस परपेंडिकुलर की डायरेक्शन में। इट मीन्स हमने टोटली ये बात लास्ट रिजल्ट में कह दिया कि लाइन चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो परपेंडिकुलर टू द लाइन होती है, यानी इसके परपेंडिकुलर होती है। फिर हम यहाँ पर ये कैलकुलेशन के लिए एक इसकी बात कर रहे थे, लाइन चार्ज की। इसके अराउंड में एक ये सिलेंड्रिकल हमने गॉसियन सरफेस ली, और ये सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस जब हमने ले ली लेंथ एल और रेडियस आर की, तो इसके 3 पार्ट्स है, 1 सर्कुलर पार्ट डाउनवर्ड, 1 सर्कुलर पार्ट अपवर्ड, 1 इज सिलेंड्रिकल पार्ट। और यहाँ पर ये ई और डी एस, इसका एरिया एलिमेंट डाउनवर्ड हो गया, इसका एरिया एलिमेंट अपवर्ड हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी परपेंडिकुलर टू द वायर है, तो ये ई और डी एस यहाँ पर परपेंडिकुलर हो गए, ऑल्सो ई और डी एस परपेंडिकुलर हो गए, और यहाँ सेम डायरेक्शन में हो गए। अब यहाँ पर हमने गाउस लॉ लिया, क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इजिकल टू समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 3 पार्ट्स की है, S1 S2 S3 जो यहाँ पर बताया था, S1 पर 90 डिग्री, S2 पर 90 डिग्री और S3 पर 0 डिग्री। cos 90 की वैल्यू 0 0, इसकी वैल्यू 1, ओनली ई डी एस, ये समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ई बाहर आ गया, इंटीग्रेशन डी एस इजिकल टू समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और डी एस की जगह एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट दैट इज 2 पाई आर एल, समेशन क्यू की जगह लैम्डा एल। ये यहाँ पर कैसे आया, जो मैंने बताया, लैम्डा इजिकल टू होता है चार्ज अपॉन लेंथ, तो चार्ज इजिकल टू लैम्डा इंटू लेंथ, ये एल से एल कैंसिल, 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर। और if we want in easily formula, then we multiply 2 by we multiply denominator and numerator by 2, then we get
equal to 2k lambda upon r. There E is proportional to 1 upon r. मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी वो डिस्टेंस के रेसिप्रोकल होगी, रेसिप्रोकल टू द डिस्टेंस. तो अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करना चाहें तो इसका जो ग्राफ आएगा वो आपके पास हाइपरबोलिक ग्राफ आएगा. और वो किस तरीके से होगा, ये यहाँ पर आपके पास डिस्टेंस r और ये इलेक्ट्रिक फील्ड E. तो ये जो ग्राफ होगा ये हाइपरबोलिक होगा इस तरीके से, E प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r. दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लाइन चार्ज. नाउ one numerical problem there. Linear charge density on a wire line charge is 5 microcoulomb per meter. There is a numerical problem. Question: linear charge density on a line charge is 5 microcoulomb per meter. Find out electric field intensity at 5 centimeter distance from wire. So here E equal to 2k lambda upon r equal to 2 into 9 into 10 to power 9. लैम्डा इज 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 6, क्योंकि माइक्रोकुलाम है. 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 अपॉन 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 2. ऑन सॉल्विंग दैट इज 18 इंटू 5 कैंसिल बाई 5, 18 इंटू 10 टू पावर 5 न्यूटन पर कूलाम और वोल्ट पर मीटर. That is one numerical of this. Second is, suppose there are two long wire parallel to each other. Important question है. There are two line charge parallel to each other at d distance from each other, at d distance. If linear charge density on them is lambda 1 and lambda 2 respectively, then what is electric force per unit length? Of a wire या between them. ये क्वेश्चन है. टू पैरेलल लाइन चार्ज है, डी डिस्टेंस पर है, दोनों पर लाइन चार्ज डेंसिटी दे रखी लैम्डा 1 और लैम्डा 2.
और आपको ये बताना है कि एक लाइन चार्ज पर दूसरे के कारण फोर्स कितना होगा। तो देखो बेटे, यहाँ पर ये 2 लाइन चार्ज है, ये और ये distance between them is d, linear charge density is λ1 and λ2। तो यहाँ कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग एक फैक्ट लेकर चलेंगे कि 1 वायर, कोई सा भी इनमें से फर्स्ट या सेकेंड, 1 वायर प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड second wire is present, so due to this electric field force apply on the charge of second wire। okay, 1 वायर से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में सेकेंड वायर प्रेजेंट है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण सेकेंड वायर के चार्ज पर फोर्स अप्लाई होगा, वही हमें यहाँ कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट वायर E1 इक्वल टू 2K λ1 अपॉन d, बिकॉज जस्ट हमने सोल्व किया अभी पहले, E इज इक्वल टू 2K λ अपॉन r का काम यहाँ d कर रहा है। फोर्स at dq2 charge of second wire due to this electric field F और df इक्वल टू dq2 into E1 and that is dq2 into 2K λ1 upon d। The force per unit length of this wire df upon dl equal to dq2 upon dl into 2K λ1 upon d, that is λ2 charge per unit length of second wire and linear charge density of second wire is given λ2, so there will be λ2 into 2K λ1 upon r, or we can say df upon dl is equal to 2K λ1 λ2 upon r, that is force per unit length between wires। Similar, if we taking electric field due to second wire, that is 2K λ2 upon d, और फिर यहाँ पर फर्स्ट वायर के चार्ज पर फोर्स लेते, तो यहाँ dq1, ये dq1 इंटू E2 dq1 इंटू 2K λ2 अपॉन d, और फिर यूनिट लेंथ पर लेते हैं तो dq1 अपॉन dl, और dq अपॉन dl का मतलब λ1 इंटू 2K λ2 अपॉन d, मतलब आंसर वही मिलता 2K λ1 λ2 अपॉन d। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स।